Hello student, this is our lecture number 4. Lecture number 4, class 11th, physics, यूनिट 3 चली हुई है हमारी। ठीक है, अब तक हमने भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, कंजर्वेशन लॉ ये पढ़ चुके हैं। अब जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जो होती है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन ये क्या होती है जरा भी। इसमें क्या होता है कि जब आप लोगों ने देखा होगा कोई भी गन से फायर करता है, देखा होगा ना, तो या तो हम दोनों हाथों को, एक हाथ को ऐसे पकड़ के फिर फायरिंग करते हैं, या फिर जो यदि बड़ी गन है हमारे पास तो उसको कंधे के साथ टच करवा के फिर हम करवाते हैं। एक तो क्या होगा इससे भाई, ऐसा करवाने से शोल्डर हर्ट नहीं होती, और जब हम उसको टच करवा लेते ना इधर तो मास ऐड हो जाता है दोनों का, बॉडी का मास और बुलेट का मास, सॉरी उसका जो पिस्टल है हमारा उसका मास और बॉडी मास ऐड हो जाता है, जिससे क्या होता है मोमेंटम दोनों का टोटल मोमेंटम है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ पाता है। वेलोसिटी हमारी जो है बॉडी की वो चेंज नहीं होती, जिससे हमारा शरीर हर्ट होने से बच जाता है और हम इजीली फायर कर सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है वो देखो, लेट अस कंसीडर a bullet, a gun of mass m1, velocity v1। ये v1 वेलोसिटी कौन सी है भाई, जो वो जिस वेलोसिटी के साथ पीछे की साइड आता है वो v1 वेलोसिटी v1, एंड बुलेट ऑफ मास m2, वेलोसिटी v2। ठीक है, अब जब दो हम फायरिंग नहीं कर रहे हैं, बिफोर फायरिंग दोनों चीजें रेस्ट में होती तो टोटल लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0। बिफोर फायरिंग the mass of the velocity of bullet and gun is 0, that is total linear momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to 0, where u1 and u2 are their इनिशियल वेलोसिटी। v1 और v2 क्या है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग कितना होगा भाई, m1 m2 v2। लीनियर मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग कितना होगा, m1 v1। टोटल लीनियर मोमेंटम
कितना होगा हमारे पास m1v1 प्लस m2 u2। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताती है, इनिशियल और फाइनल दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होगा भाई, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम वही है, बात वही, मतलब ये कितना है भाई हमारा 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इन दोनों की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई भाई, 0 के इक्वल। आ गया होगा शायद यहाँ तक तो समझ में। क्या किया हमने, दोबारा देख लो एक बार कि यदि हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम, सॉरी पहले हमने एक बुलेट कंसीडर करी, एक गन कंसीडर करी। बिफोर मोमेंटम क्या है, सॉरी बिफोर फायरिंग क्या है भाई, दोनों रेस्ट में है, तो दोनों का मास और वेलोसिटी हमने लिख ली। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों की, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट और गन दोनों की क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, उसमें हमने फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 मान रखी, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे। आगे वैल्यू हमारे पास इसमें, अब यहाँ तक हो गया। इससे हम क्या लिख सकते हैं, m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन m2 v1 लिख सकते हैं। ये एक रिजल्ट आया भाई हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम लिखे यदि ये जो रिजल्ट आया है भाई v2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 v1, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ना, माइनस का साइन है, v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं। m1 हम क्या मान के चल रहे भाई, मास ऑफ गन मान के चल रहे ना, और m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट। तो मास जो गन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ बुलेट से। दोनों साइड m2 से डिवाइड कर दो, m1 अपॉन m2 1 आ जाएगा, m2 अपॉन m2 करेंगे तो लिख देता हूँ m2 अपॉन m2 किया हमने, तो ये वैल्यू 1 क्या आएगी, कैंसिल 1 आ जाएगी, m1 अपॉन m2 वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये वैल्यू यदि ग्रेटर देन है तो यहाँ से यदि हम देखेंगे ये दोनों इक्वल है, 1 मिनट के लिए नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू m1, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन। किसको शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, ठीक है। और यदि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो क्या लिख सकते हैं हम, v2 अपॉन v1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, v2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 की जो वेलोसिटी बुलेट की होगी वो बहुत ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, गन के कंपैरिजन में। गन की वेलोसिटी ज़्यादा कम होगी, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आगे की साइड ज़्यादा मूवमेंट होता है एज कम्पेयर टू पीछे की साइड। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, आराम से कर सकते हैं। ये था आपका आज का पहला टॉपिक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस।
इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। पहले हम बात करेंगे कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं। कोई भी फोर्स है यदि वो सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए सेम पॉइंट, भाई इधर से भी कोई फोर्स आ रहा है इधर से भी, लेकिन लास्ट में फाइनली सभी आके एक ही पॉइंट पे यदि एक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वो कंकरेंट फोर्सेस है। द फोर्स या द फोर्सेस which acts on the same point are called concurrent forces। उनको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस मीन्स द टोटल या द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। आर इज इक्वल टू किसके आएगा हमारा, जीरो के। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में यदि दो फोर्स है वो सेम जगह पे एक्ट हो रही है तो वो कंकरेंट फोर्सेस होंगे। यदि उनका इक्विलिब्रियम में फाइंड आउट करेगा इसका मतलब क्या होगा कि जो टोटल आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। फर्स्ट यदि हम बात करें, इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 acting on a same point then equilibrium of concurrent forces R क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इफ इससे हमें क्या पता चला भाई, इफ टू फोर्सेस आर कंकरेंट आर इन इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent then they are acting in opposite direction। क्या कहेंगे हम, कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कर सकते हैं ये। अब ये तो हो गए दो फोर्सेस की, दोबारा देख लो भाई, इसको हम क्या कह सकते हैं, कंकरेंट फोर्सेस। क्या बताएंगे हम, कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, और किस तरीके से एक्ट कर रहे हो भाई, वो यदि दोनों हम क्या देखें अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी वहां पे, जीरो। तो दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास, अपोजिट। ये तो था दो फोर्सेस के लिए। अब हम लेके चलते तीन फोर्स के लिए। ये तो केस किसके लिए था, दो के लिए था। नेक्स्ट हमारे पास अभी तीन फोर्सेस है, वो तीन है। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से है, ठीक है। ये O C A B ये है शुरू। इससे हमें एक चीज़ और प्रूव करनी है, वहाँ उसके लिए अल्फा मान ले मैंने, F1 F2
F3, नहीं भाई ये F3 और ये F2। यहाँ से भाई हमें पता लग रहा है क्या कि हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। इसको ये रहने दो भैया, हमने ये बता दिया कि F1 F2 इस साइड में और ये ऐसे यहाँ पे डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने इस तरीके से लिखी, ये सी डैश हमारे पास, अल्फा, ये बीटा और ये गामा, 3 एंगल मान लो। देखो इसमें 3 4 लेट सेकेंड पॉइंट हमारा 3 फोर्सेस F1 F2 and F3 are acting along OA, OB and OC as shown in फिगर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कंप्लीट द पैरेललोग्राम OAC' B, इसको हमने कंप्लीट किया। अब ये वाला जो है ये किसके इक्वल है भाई, ये -F3 के इक्वल। ठीक है, यहां से यदि हम देखें रिजल्टेंट की वैल्यू निकालें, रिजल्टेंट की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहती है हमें कि OB प्लस OA इज इक्वल टू OC'। ये दोनों का सम, ये रिजल्टेंट है भाई, यहाँ पे डायगोनल के अलोंग जो है वो रिजल्टेंट का एक तरीके से काम करेगा। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू -F3, F1 प्लस F2 प्लस F3 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यही दिखाना था हमें, कर सकते हो आराम से, इसको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो यदि तीनों का जो सम है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। टोटल फोर्स हमारे पास कितना है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो F1 F2 एंड F3 आर कंकरेंट फोर्सेज। क्या बताएंगे इनको, कंकरेंट फोर्सेज। ठीक है, उसके बाद यहां से भी एक चीज और है, इफ F1 F2 and F3 are concurrent forces and in equilibrium, then यहाँ हम लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको हम, लैमीज थ्योरम बोलते हैं। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन F2 एंड F3। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड F3। गामा क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, ये रिजल्ट होता है हमारे पास डायरेक्ट, जिसको लैमीज थ्योरम हम बोलते हैं।
तो भाई इसी के साथ आपका लगभग हाफ पोर्शन इस यूनिट का कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकंड हाफ है हमारा, उसमें हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले, जो आपको कंपटीशन के हिसाब से भी और वैसे भी आगे तक काम आने वाला है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। थैंक यू।